चलिए, आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करेंगे या उसके एंजाइम का प्रयोग करेंगे। और क्या बनाने के लिए? मनचाहा प्रोडक्ट। वो भी लार्ज स्केल पे बनाएंगे कि स्मॉल स्केल पे बनाएंगे? लार्ज स्केल पे बनाते हैं, यानी द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स या उसके किसी एंजाइम का प्रयोग करके हम अपने लिए लाभदायक चीजें प्राप्त कर सके, वो भी लार्ज स्केल पे कि स्मॉल स्केल पे। और लाभदायक मतलब यूजफुल हमारे लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग। इस सेंस में हम लोग पुराने जमाने से बनाते आए हैं। क्या कर्ड? कर्ड अभी नए जमाने का कि हाँ ओल्ड है। अच्छा, ब्रेड अभी बनाना सीखा है कि सदियों से बनाते चले आ रहे हैं? उसके अलावा वाइन वगैरह यानी मदिरा बहुत पहले से बनाते हैं। विच आर ऑल माइक्रोव्स मेडिएटेड प्रोसेस। सबके लिए माइक्रोव्स की आवश्यकता होती है, बिना माइक्रोव्स के नहीं बन सकता। ब्रेड या वाइन बनाने के लिए ईस्ट नाम के माइक्रोव्स की जरूरत पड़ती है, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी भी बोलते हैं। और एक चैप्टर है माइक्रोव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आगे एक टर्न पे ही निपट जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा। इट कुड ऑल्सो बी थॉट टू बी बायोटेक्नोलॉजी। बोल रही जो पुराने जमाने में करते थे, ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही समझनी चाहिए, लेकिन पुरानी वाली, ट्रेडिशनल की मॉडर्न? ट्रेडिशनल। तो एक क्वेश्चन तो यहां से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आजकल हमने बायोटेक्नोलॉजी को अल्ट्रा फाइन कर लिया है, तो बोला है इट इज नाउ यूज इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। आजकल ये रेस्ट्रिक्टेड सेंस का मतलब जो चीज चाहते हैं बिल्कुल फाइन वही कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें करते क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। अभी पहले क्या लिखा था? केवल माइक्रोब्स का प्रयोग कर रहे थे। अब हमने क्या बोला है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब जब हम लोग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग सीख ली तो घटिया वाले जीन काट के हटा दिए, बढ़िया वाले जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो माइक्रोब्स पहले से कैसा हो गया? अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग माइक्रोब्स को क्या करने लगे? माइक्रोब्स को मॉडिफाई करके डालने लगे, तो हमें मनचाहा प्रोडक्ट और अच्छी मात्रा में मिलने लगा। जैसे अमूल वगैरह कंपनी है बड़ी बड़ी, ये देखो दही आज जैसा टेस्ट मिलेगा कल भी वही मिलेगा, परसों भी वही मिलेगा। जितना गाढ़ा दूध आज मिलेगा कल भी उतना मिलेगा, क्योंकि सब मशीनों से मैकेनाइज्ड कर दिया गया है और सब में जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर करने लगे कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन? अगर स्मॉल स्केल पे चाहिए तो लैब में ही कर लेंगे, लेकिन लार्ज स्केल पे करना होता है, इसके लिए बायो रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर के लास्ट में बायो रिएक्टर या बायो फर्मेंटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। लार्ज वेसल होती है, 100 से 1000 लीटर तक प्रोडक्ट एक बार में बनाया जा सकता है। मैनी अदर प्रोसेस या टेक्निक ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब और कौन कौन सी टेक्निक हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर ली है? टेस्ट ट्यूब बेबी इसी का परिणाम है। टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये देखो टेस्ट ट्यूब बेबी इन आईवीएफ ईटी, याद है? रिवीजन करा चुका हूं, आईवीएफ ईटी। दूसरा, कोई जीन बना सकते हैं, यानी किसी जीन को हम बना सकते हैं, जैसे हरगोविंद खुराना ने बनाया था। हरगोविंद खुराना ने भी तो आर्टिफिशियल जीन बनाया था, और उसकी मदद से उन्होंने आरएनए के कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर प्रिपेयर किए थे, याद है? उसके अलावा डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन। आजकल जो वैक्सीन है ना वो डीएनए बेस्ड आने लगी है, तो और ज्यादा कारगर है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और तीसरा चौथा, किसी भी जीन को करेक्ट कर सकते हैं। याद करो, जीन थेरेपी 4 साल के बच्चे में किया गया था, सन 1990 में किया गया, याद आया? और उस डिजीज का नाम था स्किड। स्किड का पूरा नाम सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जल्दी से बताइए कि एक और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है हमारे पास होता है जो एसटीडी भी है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स हो गया, यानी ये भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है और वो भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था। क्लियर? ये सब भी किसका पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है? मॉडर्न। और पहले वाली कौन सी थी? पहले वाली थी ट्रेडिशनल। तो कुल मिला के कितनी ब्रांचेस आई सामने? 2, ठीक है। और ये परिभाषा हम लोग को दिया किसने? ईएफबी ने। ईएफबी का पूरा नाम यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसी संस्था जो यूरोप में है और ये बायोटेक्नोलॉजी की देखरेख करती है। इसी के अंडर में बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, इन्होंने ही डिफाइन किया किसको? बायोटेक्नोलॉजी को। और इन्होंने 2 ब्रांचेस निकाली, एक ट्रेडिशनल व्यू दिया यानी प्राचीन वाला, और एक मॉडर्न व्यू दिया यानी जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या दी इन्होंने बोला हम अपनी नेचुरल साइंस को जोड़ दें। देखो, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना मतलब कनेक्ट कर देना। नेचुरल साइंस को जोड़ दो, किसके साथ जोड़ दो?
किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ या उसके किसी पार्ट के साथ या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ, ताकि हमें मनचाहा प्रोडक्ट और सेवाएं मिल सके। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देखो क्या होता है, दो टेक्निक के कारण मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। पहली टेक्निक का कारण था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी बताया, जीन में काट छांट करना सीख गए थे, इसको कैंची से काटना सीख गए थे, फेविकोल से दो डिफरेंट टाइप के जीन को आपस में जोड़ना सीख गए थे। मान लो ये आपका जीन है और ये मेरा जीन है, ठीक है ना, इनको यहां से जोड़ना है तो यहां लगा दो लाइगेस, तो ये सब करना सीख गए थे। सेल के अंदर डालना सीख गए थे। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने पहली बार आरी पर काम करके और बहुत सारा रिसर्च किया और उन्होंने बताया वो टुकड़े जिसके ये वाले एंड होते हैं, जिसके ये वाले एंड होते हैं, कौन से एंड है ये? हाँ, स्टिकी या कोहेसिव एंड, इनको जोड़ना ज्यादा सही रहेगा और यही इनका कंट्रीब्यूशन था। इसके कारण उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। आजकल मैं बना रहा हूं ना, देखो डे 1 का बनाया है, जहां से साइंटिस्ट जो बना रहा हूं वहीं से आएगा क्वेश्चन, आप देख लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पे निकाले गए हैं। फालतू वाले हमने हटा दिए। क्लास 11 का आज हो गया है, क्लास 12 का आ जाएगा, बन चुका है, अपलोड शाम को होगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ सारी डिजीजेज एक साथ बताया था ना, इंट्रोडक्शन दिया था ना एक, तो ये सब आप अवॉइड मत करो। बाकी आपकी इच्छा भाई, जब पेपर दे के आओगे क्वेश्चन नहीं होंगे तब क्या फायदा। अभी 19 डेज बचे हुए हैं, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ सीख ले। और कितना शॉर्ट बना रहे हैं आप खुद देखो, 10 मिनट क्या ही होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें हम अपने डीएनए को और आरएनए को काट छांट करके उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं, और उसके बाद उसको होस्ट में डालना भी सीख गए हम लोग। हम लोग ने कहां पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया? होस्ट में डालना सीख गए विद द हेल्प ऑफ स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इनफैक्ट पहली बार आरडीएनए बनाना भी उन्हीं दोनों व्यक्तियों ने बताया था, ठीक है ना। उसके बारे में आज शाम को वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें वहीं से स्टार्टिंग वहां है, मतलब इनका भी इंट्रोडक्शन है। दूसरा है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इसको केमिकल इंजीनियरिंग भी पहले कहते थे। पहले क्या बोलते थे? केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हम स्टेराइल मीडियम मेंटेन करेंगे, मतलब हम कंटामिनेशन फ्री मीडियम प्रयोग करेंगे। पता लगा दूध तो बना रहे हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, पता लगा उसमें पैथोजन भी चले गए, तो ऐसा दूध पी करके क्या करेंगे? ऐसा दूध पी, फिर ये लाइन आती, ऐसा दूध नहीं पीता इंडिया। अभी क्या कहते हैं? अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइज माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री, ऐसा माइक्रोब्स यूज करना है जो कंटामिनेशन फ्री हो, यानी कि उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और देखो इसी को बोल दिया इन द एम्बियंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जो है केमिकल इंजीनियरिंग ही है। और इससे करते क्या है? मन चाहा माइक्रोब्स तो ग्रो करने देंगे, लेकिन जो घटिया वाला माइक्रोब्स है उसको रोक देंगे, ठीक है ना, उसको रोक देंगे, ताकि आपको प्रोडक्ट मिल सके, एंटीबायोटिक मिल सके, वैक्सीन मिल सके, एंजाइम मिल सके, कोई जीन प्राप्त कर सके, कुछ भी हम जो मन चाह रहा है वो हम कर सकते हैं। अगला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हो गया जिसमें हम क्या बनाना चाहते हैं? आरडीएनए। आरडीएनए क्या होता है? एक ये वाला डीएनए और एक ये वाला डीएनए, दो डिफरेंट लोगों के डीएनए को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक नया डीएनए बन गया, इसी को बोलते हैं आरडीएनए। आरडीएनए का पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि मेरा डीएनए आपके साथ कंबाइंड कर दिया गया या किसी और का डीएनए किसी और के साथ कंबाइंड कर दिया गया, तो बना क्या? आरडीएनए। आरडीएनए बना के करेंगे क्या? उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। आरडीएनए बना के क्या करेंगे? मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और उनको किसी होस्ट में डाल देंगे। इससे हमें ढेर सारे होस्ट प्राप्त हो जाएंगे। अगर एक होस्ट 1 मिलीग्राम इंसुलिन बना रहा है, सपोज अगर एक होस्ट 1 मिलीग्राम इंसुलिन बना रहा है और 10 करोड़ अगर होस्ट हैं, तो 10 करोड़ इंटू 1.1 मिलीग्राम लीटर्स में पहुंच जाएगा, लाखों लीटर में मिल जाएगा या हजारों लीटर में मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देखना तो पता चल जाएगा। इसलिए जीन को क्लोन करना चाहते हैं, इस जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो आगे चल के ओरी की जरूरत पड़ेगी। ओरी का पूरा नाम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहां मिलेगा हमें आसानी से? प्लाज्मिड में या वेक्टर डीएनए में। प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए वहां मिलेगा आसानी से। फिर क्या बोला गया? अब हम इस जीन को क्या करेंगे? ये जो जीन बना लिया हमने कंबाइंड वाला 2 in 1 जो जीन बना लिया, उसको कहां ले जाएंगे? उसको ले जाएंगे किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सबसे कॉमन होस्ट एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? ई कोलाई। अब उसके बाद देखो
overcome this limitation allow us to isolate and introduce only a set of desirable gene. देखो एक पैरा मैंने जानबूझ के नहीं डाला, उसको ओरली बता देते हैं, आपको पता होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बेहतर है क्योंकि कल भी चर्चा हुई थी, वो वेरिएशन कॉज करता है और उन्हीं वेरिएशन को मौका मिलता है तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं नेचुरली। याद आया? उसकी बात की थी डार्विन ने, जो कि स्लो और डायरेक्शनल होता है, जबकि म्यूटेशन कैसा होता है? डायरेक्शनलेस और रैंडम। जिसकी बात की थी किसने? ह्यूगो डिब्रीज। और ह्यूगो डिब्रीज ने बताया भी था कि ये जो होता है बहुत रैंडम होता है और डायरेक्शनलेस होता है और अचानक से चेंज कर देता है। इसी अचानक से चेंज को क्या बोलते हैं? साल्टेशन। क्या बोलते हैं? साल्टेशन। तो याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है कि एसेक्सुअल से? सेक्सुअल से। लेकिन सेक्सुअल से एक और समस्या है, पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कराते थे तो हाइब्रिड बनाते थे, हाइब्रिड बनाते थे। हाइब्रिड बनाने से मान लो इसकी अच्छी क्वालिटी आ गई बच्चों में, इसकी अच्छी क्वालिटी भी आ गई बच्चों में, पर कोई इसमें बुरी क्वालिटी थी वो भी तो आएगी। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बुरी क्वालिटी भी बच्चों में पहुंच जाती है और इस वजह से दिक्कत हो जाती है। हम चाहते हैं सिर्फ अच्छे गुण प्राप्त हो और बुरे गुण प्राप्त ना हो। तो आप पेरेंट 1 से अच्छा वाला डीएनए काट लो, पेरेंट 2 से अच्छा वाला डीएनए काट लो, घटिया वाला इसका काट के हटा दिया आपने, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, आरडीएनए बन गया, इसको किसी होस्ट में डाल दो यानी ई कोली में, मनचाहा जीन प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? केवल अच्छे गुण आए कि बुरे गुण आए कि, है ना? पहले क्या आ रहे थे? अच्छे भी आ रहे थे और बुरे भी आ रहे थे ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या होता है? केवल डिजायरेबल जीन प्राप्त होंगे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म या होस्ट। बोलो क्लियर है? कह रहा है क्रोमोसोम में इसके लिए आपको ओरी की जरूरत पड़ेगी। ओरी क्या होता है? ओरी क्रोमोसोम का एक हिस्सा होता है या डीएनए में एक विशेष पार्ट होता है जो एटी रिच होता है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया, एटी रिच होता है क्योंकि यहां से डीएनए को खोलना आसान होता है, यहां से डीएनए को तोड़ना आसान है। क्योंकि अगर सीजी रिच होता तो 3-3 बॉन्ड होते, अगर 3-3 बॉन्ड होते तो क्या उसे ब्रेक डाउन करना आसान था? लेकिन अगर एटी रिच होंगे तो उसको ब्रेक डाउन करना आसान होगा। यानी ओरी इज एटी रिच की ओरी इज जीसी रिच। क्लियर? तो ये ओरी की जरूरत पड़ेगी किसी भी क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए। क्रोमोसोम किसका बना था? डीएनए का सर। डीएनए में क्या होता है? ओरी कैसा होता है? एटी रिच। और ओरी का काम क्या होता है? स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करना? रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कितनी देर में होता है? 18 मिनट, जबकि बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाता है 20 मिनट में। याद आया? देयर आर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन डीएनए। कह रहा है मान लो ये किसी का डीएनए ले लो, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो तो आपको इस प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड के पास ओरी होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में 2 तरह के डीएनए पाए जाते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इसको जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए या फिर वो न्यूक्लियाइड डीएनए भी बोलते हैं। न्यूक्लियाइड या फिर मेन डीएनए या फिर क्रोमोसोमल डीएनए या फिर जेनेटिक डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए। ये एक्स्ट्रा है, ये क्रोमोसोमल है तो ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। छोटा है कि बड़ा है? ठीक है ना? सभी बैक्टीरिया में होता है कि सर्टेन बैक्टीरिया में होता है? सर्टेन बैक्टीरिया में, सब में नहीं होता। तो हम लोग इसको जब निकाल लेंगे, ये करता क्या? ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी देता है। बताओ, इट गिव्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू सर्टेन बैक्टीरिया की ऑल द बैक्टीरिया। और अभी देखिएगा स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर ने यहीं से निकालेंगे जीन। कौन सा जीन निकालेंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये है प्लाज्मिड, इसके पास ओरी है, ये इस पर निर्भर हुए बिना ही अपने आप को डिवाइड करा सकता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। ओरी तो इसके पास भी है लेकिन ये मेन है, अगर इसको छेड़ दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है ना? इसको हम छेड़ सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, तो बैक्टीरिया में बस एक ही क्वालिटी कम हो जाएगी। क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। तो हम हमारे फायदे के लिए कुछ बैक्टीरिया का नुकसान भी कर दे तो बैक्टीरिया तो वैसे ही अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। लिखा हुआ है एलियन डीएनए, अगर कोई फॉरेन डीएनए, एलियन का मतलब फॉरेन, अगर एलियन डीएनए को हम लोगों ने किसी ऑर्गेनिज्म में डालना है तो उसको किसका पार्ट बनना पड़ेगा? क्रोमोसोम का। मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? ओरी होना चाहिए, विच हैज द स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट इज ओरी। इसका मतलब अगर कोई एलियन डीएनए को, बाहर वाले डीएनए को हम ओरी के साथ अटैच करा दें तो जितनी बार, मान लो ये जितनी बार डिवाइड हो रहा है, अपनी इसने 120 कॉपी बना ली तो जो हमारा डीएनए था उसकी भी तो 120 कॉपी बन जाएगी। जैसे वो ये एग्जांपल मैंने दिया था, अगर मेरी कार है
और मैं 120 किलोमीटर जर्नी कर रहा हूं, तो मेरे साथ अगर ये गए हैं तो ये भी तो 120 किलोमीटर जर्नी करेंगे। अच्छा मैंने 5 ब्रेक लिए तो इन्होंने भी तो 5 ब्रेक लिए, कार में तो ये भी बैठे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता ये बोलेंगे हमने 4 ब्रेक लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? जी जो जो जहां जहां मैं रुका वहां वहां ये रुके, जितने किलोमीटर मैंने दूरी तय की उतनी इन्होंने भी की, ठीक है ना। मैं अगर वापस आए तो ये भी वापस आए, मतलब सारे जितने जो ये अपने लिए कर रहा है वो इसकी कॉपी उतनी बन गई, ठीक है। सो दैट द एलियन डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ, एलियन डीएनए अपने आप मल्टीप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ ओरी, ठीक है ना। कहां पे हो जाएगा? जहां डालेंगे, डालते कहां है? होस्ट में, सबसे पॉपुलर होस्ट का नाम अभी बताया था, ठीक है ना। दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, एक से ज्यादा कॉपीज बनने लगेगी। बताओ एक डाला था, इसने 120 कॉपी बनाई, तो इसकी भी कितनी बन गई? मन चाहे जीन की, मन चाहे या डिजायर्ड जीन की या डीएनए की कितनी कॉपी बन गई? 120। इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग, इससे मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनेगी कि अनआइडेंटिकल ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। कह रहा है जो आप टेम्पलेट डीएनए डालोगे उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। इज दैट क्लियर? पहला उदाहरण, इंस्टेंस का मतलब पहला उदाहरण देके समझाना, तर्क देके समझाना, उदाहरण देके समझाना। तो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किस व्यक्ति ने बनाया था? 2 व्यक्ति, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग द जीन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब ये जो हम बनाना चाहते थे उसमें हम ये वाला जीन प्रयोग करना चाहते थे। कौन सा? कह रहा है वो जीन लेना चाहते थे जिसमें कोड भरे हुए हैं। किसके कोड भरे हुए हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास। और कोड कहां होते हैं? और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहां होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को और क्या कह सकते हैं? वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप डिवाइड होता है कि हमारी मदद से? अपने आप। और बैक्टीरिया में है तो सर्कुलर डीएनए का बना होगा कि लीनियर? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि हम लोग यूकैरियोट है, यूकैरियोट में लीनियर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? लीनियर। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था कि क्रोमोसोमल? और छोटा था कि बड़ा था? सर्टेन बैक्टीरिया में होता है कि सब में होता है? तो हमने इस बैक्टीरिया से निकाल लिया। याद करो ये उसी का कजन है जिससे हम लोग को टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी, हालांकि एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है साल्मोनेला टाइफी, लेकिन साल्मोनेला पैराटाइफी और टाइफी दोनों से टाइफाइड होता है, ठीक है ना। और ये टाइफाइड कॉज नहीं करता है, ये साल्मोनेला टाइफी मूरियम लिखा है, टाइफी नहीं लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने, ठीक है, कब? 1972 में क्या किया? इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके कहां से निकाला? प्लाज्मिड से काट के निकाल लिया। और कह रहा काट के निकाल लिया, देखो, कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कह रहा प्लाज्मिड के अंदर जो गुण था, कौन सा गुण था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, वो इन्होंने कैंची से कट किया और निकाल लिया। आगे कह रहा है कैंची का नाम था मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का दूसरा नाम, मॉलिक्यूलर सीजर का दूसरा नाम आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो कटिंग ऑफ डीएनए, cutting of DNA at a specific location became possible due to the discovery of molecular seizure, and that is also known as RE, शॉर्ट में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड, मतलब फुल नेम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, शॉर्ट में बोलते हैं RE। और द कट पीस ऑफ डीएनए देन लिंक, आप कटे हुए पीस को, ये आपके पास पीस मिल गया, ये आपने प्लाज्मिड से निकाल लिया, इसके अंदर कौन सी गुण आ गया? मतलब कौन सा गुण था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑलरेडी होती है, ये इन्होंने निकाल लिया। अब इसको किसी के साथ जोड़ेंगे ना, और जोड़ने के लिए क्या एक प्लाज्मिड की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्लाज्मिड के पास ही ओरी होता है। तो ये देखो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड इन्होंने बंदोबस्त कर लिया ई कोलाई से। कहां से ले लिया? ई कोलाई का प्लाज्मिड ले लिया, क्योंकि बहुत कॉमन होस्ट है, ले लिया। उसके बाद इसको कट किया, इसके बाद इसको क्या किया? कट किया। मान लो यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये इस कलर का था, ये वाला अब यहां पे
किसकी मदद से जोड़ दिया? लाइगेज की मदद से जोड़ दिया। अब बताओ 2 in 1 बन गया कि नहीं बन गया? एक में 2 गुण आ गए कि नहीं आ गए? और इसीलिए इस डीएनए का नाम क्या देंगे? और आरडीएनए इस तरह से पहली बार इन्होंने बना दिया, और बनाने के बाद कहां डाल दिया? ई कोलाई में। अब ई कोलाई के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, राइट? कह रहे यहां तक पढ़ चुके थे, यहां से पढ़िए। द कटिंग ऑफ डीएनए इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आरई, ठीक है। फिर कह रहा है कटा हुआ पीस डीएनए का जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ रहे हैं? प्लाज्मिड डीएनए के साथ। प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए या सर्कुलर डीएनए? अब कह रहा है ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए जो था उसको वेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वेक्टर? वेक्टर वो होते हैं, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वाहक, जो ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह कोई ले जाए तो उसको बोलते हैं वाहक। जैसे वेक्टर क्या होते हैं? जिस प्रकार हम लोगों को मॉस्किटो काटती है और वो मलेरिया के प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपने लार के थ्रू ट्रांसफर कर देती है, तो बताओ उसने केवल ट्रांसफर ही तो किया, रोग तो पैदा नहीं किया। मलेरिया इज ट्रांसफर्ड बाई फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, बट मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। पर भारत में कौन सा नहीं है? प्लाज्मोडियम ओवेल। डिजीजेस में बताऊंगा एक दिन, पूरी डिजीज का है। फिर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी और का जीन किसी और की बॉडी में ले जाके पहुंचा दे रहा है, इसलिए इसको वेक्टर बोलेंगे। लिखा है, आपने सुना होगा मॉस्किटो यानी एनोफ्लिस की बात कर रहा है, फीमेल एनोफ्लिस एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर। कह रहा है वो इंसेक्ट वाला वेक्टर है और ट्रांसफर कर देता है मलेरिया के पैरासाइट को। प्लाज्मोडियम की बात कर रहा है, कहां पे? ह्यूमन बॉडी में। कह रहा है ठीक उसी तरह, इन द सेम वे प्लाज्मिड वेक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो डिलीवर कर रहा है। किसको डिलीवर कर रहा है? किसी और का डीएनए, बाहर का डीएनए किसी और के बॉडी के अंदर ले जा रहा है, किसी और का डीएनए किसी और के अंदर ले जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई नोन एज वेक्टर। मैंने शुरू में ही बोल दिया था, प्लाज्मिड इज आल्सो नोन एज वेक्टर, ठीक है। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड या वेक्टर became possible with the help of a enzyme which has been newly discovered, that is ligase। बताओ जोड़ पाना किसकी वजह से संभव था? जोड़ना किसकी वजह से संभव था? लाइगेज। यानी ये फेविकोल है और वो क्या था? कैंची। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू, उसे मॉलिक्यूलर सीजर, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है ना। और बोला गया ये दोनों को जोड़ देगा, दोनों एंड्स को जोड़ देगा, एक डीएनए के एक एंड को दूसरे डीएनए के दूसरे एंड से जोड़ देगा। इससे एक नया कंबाइंड डीएनए बन जाएगा। कंबाइंड का मतलब 2 in 1, यानी एक डीएनए में 2 डीएनए छुपे हुए हैं, 2 in 1। और सर्कुलर बना था कि लीनियर? अपने आप डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ओरी है कि नहीं है? और कहां? लैब में बना कि बॉडी में? लैब के लिए विट्रो, बॉडी के लिए वीवो, बॉडी के लिए वीवो। एंड अब जो नया डीएनए बन गया 2 in 1 वाला, नाम बताओ? आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को कहां ट्रांसफर कर दे? होस्ट में। सबसे कॉमन होस्ट ई कोलाई, ठीक है ना। और ये किससे काफी मिलता जुलता था? साल्मोनेला के काफी करीब था, काफी उससे मैच करता था, क्योंकि दोनों रॉड शेप होते हैं, दोनों रॉड शेप होते हैं और दोनों ही जल्दी, दोनों ही हार्मलेस होते हैं, एक ये भी समानता है। अब ये रेप्लिकेट करेगा, न्यू होस्ट के अंदर पहुंच जाएगा, और इसके लिए एक एंजाइम भी डालेंगे। कौन सा? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी है तो बताओ कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी है तो कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? कितने बेसिक स्टेप का सहारा लेंगे? कितने बेसिक स्टेप का सहारा लेंगे? तो 3 बेसिक स्टेप का सहारा लेंगे। पहला, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डीएनए डालना है और उसमें कौन से गुण डालने हैं, वो तो हमें चूज करना है ना। आपने बोला सर एक पौधा बना दो, अब आप उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपने मुझे छूट दे दी कि कुछ भी बना के मुझे दिखा दो, या तो आपने बोला सर दुनिया का सबसे बड़ा और मीठा एप्पल बनाओ, तो आपने कंडीशन रख दी ना। तो कंडीशन होनी चाहिए ना कि क्या करना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल का डीएनए लेना पड़ेगा और सबसे मीठे एप्पल का भी डीएनए लेना पड़ेगा, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तब होस्ट में डालेंगे, तब जाकर के जो एप्पल बनेंगे, एप्पल जो बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, वो उसमें एप्पल के फ्रूट बनेंगे। आप चखोगे और साइज देखोगे तभी तो बिलीव करोगे, ठीक है ना।
पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी पहले इस डीएनए की तलाश है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूं दुनिया का बड़ा एप्पल साइज का बनाने में और सबसे मीठा एप्पल बनाने के। नंबर 2, अब उस डीएनए को, जो आपने डीएनए आइडेंटिफाई किया है, अब उसको कहां पे डालोगे? लेकिन डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर या प्लाज्मिड। और फिर उसके बाद चेक भी तो करो कि वो होस्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनके बच्चों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पता लगा मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया, अब वो एप्पल में क्वालिटी आई ही नहीं, तो कैसे प्रूफ होगा? जब नया जनरेशन का एप्पल बनेगा, वो जो बीज उगाओगे आप, वो बीज से नया एप्पल बनेगा। उस एप्पल में अगर उतने ही साइज के हुए जितने पेरेंट्स में थे तो आप करेक्टर नहीं आया। पर जब मैंने जो दावा किया था, मैंने वो दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल बन गया, चख के देखा बहुत मीठा, उसका शुगर इंटेक्स बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब अब आप मान जाओगे ना कि हाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो वही कह रहा है, पहले होस्ट में डालो, फिर ये चेक करो कि उनके बच्चों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनके बच्चों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स कौन कौन सा यूज करेंगे? देखो कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही आर डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप कुछ एंजाइम का प्रयोग करोगे, जैसे आरी, काटने के लिए कैंची और जोड़ने के लिए फेविकोल यानी लाइगेस। 2 चीजें तो देखो यहां लिखी गई। तीसरा, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं, वेक्टर के, क्योंकि वेक्टर के पास क्या है? ओरी। बिना ओरी के ये क्लोन नहीं बनाएगा, तो वेक्टर भी चाहिए। कितनी चीजें हो गई? 3। और बताओ जरा, क्लोनिंग के लिए एंजाइम चाहिए होता है। एक डीएनए से हजारों डीएनए बनाना चाहते हो तो बिना एंजाइम के कैसे बना लोगे? बताइए, कार से 1000 किलोमीटर जाना चाहते हो, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना फ्यूल के कैसे चले जाएंगे? तो वही एंजाइम की जरूरत भी पड़ेगी। कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पहला कैंची, दूसरा फेविकोल, तीसरा वेक्टर, चौथा एंजाइम। एंजाइम का नाम बताओ। और 5वां जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, तो 5 चीजें की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आरी, आरी यानी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। देखो आरी जो है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। सर्टेन ये आरी जो होता है बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया में। 1963 में 2 एंजाइम हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किए। हमने बैक्टीरिया से कितने एंजाइम आइसोलेट किए? 2। एक का नाम था आरी और एक का नाम था मिथाइलेज। एक का नाम था आरी, एक का नाम था मिथाइलेज। एक्चुअली जब इस पे ये अटैक करता है, इसको पहचानते ही होंगे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। जैसे ही इसका डीएनए इसके अंदर आता है तो तुरंत क्या हो जाता है? आरी उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और मिथाइलेज खुद के डीएनए को बाइंड करके उसे बचा लेता है। बताओ, दोनों का काम पता चला? व्हाट इज द रोल ऑफ मिथाइलेज इन बैक्टीरिया? स्वयं के डीएनए को बचा लेना। और आरी का काम क्या था? कि जिसके चारों तरफ मिथाइल नहीं है, इसके चारों तरफ तो मिथाइल नहीं था, तो ये इसको काट देना, और जिसके चारों तरफ मिथाइल था वो इसको नहीं पहचान पाता है। मतलब ये बैक्टीरिया खुद के डीएनए को बचा लिया और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कुतर दिया। इससे बैक्टीरिया को वायरस से सुरक्षा मिल गई। यानी ये सेलुलर डिफेंस है कि नहीं है? देखो लिखा 2 एंजाइम खोजे गए। एक जो ग्रोथ को रोकता था, किसकी ग्रोथ को रोक रहा था? बैक्टीरियोफेज की। कहां पर? इन ई कोलाई। वो आइसोलेट हुआ, यानी बात कर रहा है आरी की। बोल, रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब ही होता है रोकना, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। जैसे जहां पे हमारे यहां कानपुर फेमस है ओईएफ के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां पे वो बनते हैं अस्त्र और शस्त्र, वेपन बनते हैं, बड़े बड़े गोला बारूद। वहां पे ये रिवॉल्वर बनती है, ठीक है ना। उसके अलावा बड़ी बड़ी राइफलें बनती है, यही बनता है कालपी रोड पे, यही। विजयनगर सुना है? गंदा नाला सुना है? स्वच्छ नाला तो कानपुर में सुनोगे नहीं, है ना। तो गंदे नाले के पास जितना एरिया है सब वही है, ठीक है ना। तो वहां पे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पर भी लिखा हुआ, वो पूरे दीवार पे एक भी कोई पोस्टर नहीं चिपका सकता, उसके खिलाफ केस हो जाएगा। या कोई झुग्गी झोपड़ी कब्जा नहीं कर सकता। लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया।
अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई वो बहुत सेंसिटिव चीज है ना, वहां कैमराग्राफी अलाउड नहीं है, वहां वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, कोई रील बना के पोस्ट कर दे अगले दिन देशद्रोह लग जाएगा। हाँ भाई सिक्योरिटी का मामला है भारत की, तो वो रेस्ट्रिक्शन का मतलब बता रहे थे। फिर आगे देखो, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, किसके डीएनए के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ेगा? खुद के। और दूसरा डीएनए को काट देगा, कौन काटेगा? आरई। किसके डीएनए को काटेगा? दुश्मन के। द लेटर वॉज नोन एज आरई। समझ में आई बात? और पहला जो आरई है, पहला आरई कौन सा डिस्कवर किया गया? डिस्कवर करके आइसोलेट किया गया। डिस्कवर करके क्या किया गया? आइसोलेट। और लिखा हुआ है कि लेकिन इसकी फंक्शनिंग जो थी वो आइसोलेशन के 5 साल बाद क्लियर हुई। देखो लिखा है, वॉज आइसोलेटेड एंड करेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। फंक्शनिंग जो थी वो 5 साल बाद आइसोलेशन के क्लियर हो पाई कि कैसे काम करता है, कैसे कुतरता है। पता चला ये 6 बेस पेयर को पहचानता है। कितने? 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस की नॉर्मल सीक्वेंस। और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम आगे चल के बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो नाम आगे पीछे से समान होते हैं उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे एनसीईआरटी में दिया मलयालम, है ना, तो मलयालम। अभी आगे आएगा, जैसे और भी नेम हो सकते हैं, नितिन, ठीक है ना, ऐसे और भी नेम हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ है दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और दूसरा नाम अभी अभी बताया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस का दूसरा नाम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब तक हम 900 से भी ज्यादा आरई खोज चुके हैं, 900 से ज्यादा आरई खोज के निकाल भी चुके हैं, ठीक है, आइसोलेट कर चुके हैं। ये देखो आइसोलेटेड, और कितने स्ट्रेन की मदद से, कितने कलर्स की मदद से, तो या स्ट्रेन की मदद से 230 से भी ज्यादा। लिखा ओवर 230 स्ट्रेन। ओवर, ओवर का मतलब उससे ज्यादा कि उससे कम? उससे ज्यादा, ठीक है ना। और कहां से निकाला है? जब बैक्टीरिया के पास है तो उसी से निकालोगे ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, ये किस तरह के रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है? जिसका नाम आगे और पीछे से समान हो। लेकिन डीएनए में नाम से क्या मतलब है? डीएनए में नाम से ये मतलब है, देखो मान लो ये एक डीएनए है, CCG ACT, 6 बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6। ये है 5'3', तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 3'5'। अच्छा ये G, ये G, ये C, ये T, ये G और ये A। अच्छा अब देख लो, इधर से पढ़ो जरा, CCG। अब इधर से पढ़ो, CCG नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जरा इसको पढ़ो, गटक और सटक। ये देखो 5'3', ये 3'5'। अब देखो GAA, TTC, यानी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और ये जो गटक सटक शब्द है ये ई कोली के लिए, ई कोली से निकाले गए एंजाइम के लिए नाम है इकोR1। इकोR1 ये रहा, ये गटक सटक को पहचानता है। और आया भी हुआ है क्वेश्चन सीधे सीधे, गटक सटक। कन्वेंशन ऑफ नेमिंग मतलब नाम देने की प्रवृत्ति क्या है, नाम देने की टेंडेंसी ये है कि पहला लेटर, ये जो पहला लेटर है ये आएगा जिस स्पीसीज से निकाला गया और ये कैपिटल लेटर में होगा। अगले 2 स्मॉल लेटर, ये देखो अगले 2 स्मॉल लेटर जीनस से आएंगे। पहला लेटर कहां से आया? जीनस से। अगले 2 स्मॉल लेटर स्पीसीज से आएंगे। पहले जीनस आएगा ना, फिर स्पीसीज आएगा। तो ये देखो अगले 2 स्मॉल लेटर स्पीसीज से आए। स्पीसीज का नाम कोलाई और जीनस का नाम एस्क्रीचिया। और RY इज द नेम ऑफ स्ट्रेन, RY13 इज द नेम ऑफ स्ट्रेन, तो RY13 नेम ऑफ स्ट्रेन। और ये जो अगला लेटर है लास्ट वाला कहां गया? हाँ, रोमन नंबर जो आगे आता है, जैसे ये रोमन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब आप मान लो RY स्ट्रेन की मदद से पहली बार में खोज लिए तो R1 लग गया, और अगर उसकी मदद से तीसरी बार में खोज पाए तो R3 लग गया, उसकी मदद से 5वीं बार खोज पाए तो R5 लग गया। यानी उस ऑर्डर को दर्शाता है जिस स्ट्रेन की हेल्प से आप उसको किस क्रम में खोज पा रहे हो, पहले ही अटेम्प्ट में खोज लिया या एक ऐसा हुआ जो तीसरे अटेम्प्ट में खोजा गया, तो वो उसको बताता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम को बिलोंग करता है, मतलब इसकी क्लास बहुत बड़ी है और नाम है उसका न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड पे अटैक कर रहा है तो नाम क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड पे काम करने वाला एंजाइम
न्यूक्लियस। और दो तरह के होते हैं, अगर ये किनारे से काट रहा है तो एक्सो न्यूक्लियस, और अगर बीच से काट रहा है तो एंडो न्यूक्लियस। हमारे लिए कौन सा काम का नहीं है, कौन सा काम का है? तभी तो शुरू से अब तक यही बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, दो प्रकार का है। एक्सो न्यूक्लियस वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एंड की इन द मिडिल, जबकि एंडो न्यूक्लियस जो होता है वो कट मारते हैं कहां से? विद इन द डीएनए की फ्रॉम द एंड, विद इन द डीएनए की फ्रॉम द एंड। तो याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। हर एक आरी जो होता है वो पहले पहले डीएनए की पूरी लेंथ पे, हर एक आरी डीएनए की पूरी लंबाई पे यहां से वहां तक भ्रमण करता है, इधर भी और इधर भी, तभी तो पहचानेगा। बिना गए कैसे पहचान जाओगे? आपने बोला सर यहां पे कुछ है, मैं जब तक पास नहीं जाऊंगा तो क्या पता चलेगा, है ना? इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या बोला है? आरी फंक्शन करता है बाई इंस्पेक्शन, का मतलब जांच। किसको जांचता है? द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। इधर से भी जांचेगा और इधर से भी जांचेगा, और जब जांचेगा अगर उसे स्पेसिफिक सीक्वेंस मिला, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला, तो वो बंध जाएगा। और बंधने, डीएनए से बंधने के बाद उसको काटेगा, और काटता किसको है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को। किसको काटता है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को, मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, लिखा हुआ है यहां से तोड़ता है। किस जगह पे बंध के काटता है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काट देगा। ठीक है, कह रहा है हर एक एंडो न्यूक्लियस विशेष तरह की चीजों को पहचानता है। जैसे सुनना मेरी बात, इसका मतलब समझो, इको R1 गटक सटक को ही पहचान के काटेगा, किसी और को नहीं काटेगा। ये देखो, गटक सटक, ये इको R1 का है तो ये किसी और को नहीं पहचानेगा। मान लो हमने इसको ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे दिया, जी 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 और सी सी सी, सी सी सी, ये सी 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 जी जी जी, है कि नहीं है? है ना? मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा काटेगा ही नहीं, पहचानना ही नहीं आता उसको। वो कहता है ये मुझे नहीं आता, ये भाषा मेरे समझ से बाहर है, इसकी भाषा पर्टिकुलर है, हिंदी जानता है तो हिंदी ही समझेगा। अब उसको फ्रांस में पहुंचा दिया आपने, फ्रेंच लैंग्वेज उसको आती ही नहीं, तो कैसे काम करेगा? बोलो, अगर हमें कोई भाषा नहीं आती, मैं चला गया फ्रांस, बोलेगा चोकोना कापा, अब मैं कहूंगा क्या भाई क्या बोले? चोकोना कापा, समझ नहीं आया। उसने बोला अपना काम स्टार्ट करो, लेकिन हमें फारसी आती ही नहीं, मतलब फ्रेंच आती ही नहीं, तो चोकोना कापा हम सुन के चले आए क्या? कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जिस सीक्वेंस को पहचानता है उसी को कट करेगा, किसी दूसरे को कट नहीं करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानेगा फिर कट करेगा, और इन सीक्वेंस का नाम है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दो नाम है इसके। ये एनसीईआरटी का फिगर है, आप सब जानते हो। आरई के एक्शन की बात कर रहा है। देखो ये वेक्टर डीएनए लिया लाल वाला, ये आपने कौन सा डीएनए ले लिया? लाल वाला कौन सा डीएनए लिया? वेक्टर। और ये आपने काला वाला कौन सा लिया? फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। ठीक है, इसका देखो रीडिंग वही थी, गटक सटक, इधर भी गटक सटक, मतलब इको R1 को भेज दे काम पे, इको R1 इसको पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा? इसको भी पहचान लेगा कि नहीं पहचानेगा? यहां पे इसने कट मार दिया ऐसे, तो एक टुकड़ा ऐसे बन गया और एक टुकड़ा ऐसा बन गया। यहां पर भी इसने कट मारा ऐसे, तो एक टुकड़ा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और एक टुकड़ा ऐसे बन जाएगा। बोलो ठीक है। अब इस टुकड़े को ये काट के फेंक दो, इस टुकड़े को काट के फेंक दो। अब बताओ ये ऐसा दिखेगा? ये देखो ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा, ये अच्छा, ये ऊपर वाला ऐसा दिख रहा है, ये देखो ऊपर वाला ऐसा दिख रहा है। तो एक एल शेप का ऐसे मिल गया, एक एल शेप का वैसे मिल गया। इनको स्टिकी एंड बोलते हैं। स्टिकी एंड वो होते हैं जिनके अंत में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना हो। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए काटने के बाद दिख रहा है तो समझ जाना ये बेकार के एंड है, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड। कौन से एंड? हमारे किस काम के हैं? ये जो स्टिकी एंड काम के हैं, यही तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने बता के प्रसिद्धि पाई, और अगर वो ना बताते तो आज तक हम लोग को पता ही नहीं चलता, तो बायोटेक्नोलॉजी का जन्म ही नहीं हो पाता। बायोटेक्नोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो अब ये दोनों बताओ, ये था टी, टी के सामने क्या आया? ए जुड़ जाएगा कि नहीं?
ए फिर टी और टी जुड़ जाएगा। देखो दोनों जुड़ गया, जोड़ने के लिए आपने लाइगेज इस्तेमाल किया और अब आपको देखो ब्लैक और रेड और ब्लैक आपको मिल गया और रेड और ब्लैक को मिला के क्या बोलेंगे, इस प्रकार आरडीएनए बोला गया। एनसीईआरटी ने एक लाइन को बहुत एम्फसाइज किया गया है कि जिस आरई से आप होस्ट को वेक्टर को कट करोगे, उसी आरई से आप किसको कट करोगे, वेक्टर तो प्लाज्मिड ही था, उसी से कट करोगे एलियन डीएनए को, वरना फिर क्या हो जाएगा, दोनों की रीडिंग अलग अलग हो जाएगी और दोनों की रीडिंग अलग अलग हो गई तो फिर क्या होगा, आप आरडीएनए बनाने में असमर्थ हो जाओगे, कभी नहीं बन पाएगा। कह रहा है पैलिंड्रोम्स होते क्या है, कहता है अगर सेम वर्ड आए पढ़ने पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तो पैलिंड्रोम, जैसे इधर से पढ़ो मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम, जैसे नितिन को उधर से पढ़ो इधर से पढ़ो नितिन, इधर से पढ़ो नितिन, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, ये देखो इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, दोनों तरफ से सेम। फिर देखो एज अगेंस्ट द वर्ल्ड पैलिंड्रोम आर द सेम वर्ल्ड रीड इन द बोथ द डायरेक्शन। कह रहा है पैलिंड्रोम इन डीएनए बेस पेयर की डायरेक्शन देखी जाती है, ठीक है ना, सेम ऑन द स्ट्रैंड ऑरिजिनेटेड कैप्ट इन द सेम, मतलब सेम तरीके से दिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके बोल रहे हैं, कह रहा है 5-3 पर और 3-5 पर दोनों पर रीडिंग सेम होनी चाहिए। देखो 5-3 पर है GAATTC, इधर भी देखो 3-5 पर GAATTC, यानी इधर से पढ़ा और इधर से पढ़ा दोनों सेम आई। ये इको R1 का सीक्वेंस था, इसीलिए ये पूछा भी गया डायरेक्ट। आरई क्या करता है, डीएनए को काट, डीएनए पर बंध जाता है, मान लो ये आरई था, यहां डीएनए पर बंध गया, अब डीएनए को बंधने के बाद ये यहां पे काट देता है इसको, लेकिन कटिंग क्या करता है, कटिंग बिल्कुल सेंटर में करता है कि लिटिल अवे, तभी तो एल शेप के कर्व मिलेंगे, तभी तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेच मिलेगा, तभी तो कोहेसिव एंड मिलेगा। देखो क्या लिखा है, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर की इन द सेंटर। अगर सेंटर से काटता तो ब्लंट एंड मिलते, लिटिल अवे से काटेगा तो क्या करेंगे, तो आपको कौन से मिलेंगे, स्टिकी एंड मिलेंगे, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा कटेगा कि छूट जाए, क्या छूट जाए, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन छूट जाए। अभी बता चुका हूं मैं आपको, ये जो ओवर स्ट्रेच, ये जो ऐसे वाले ये वाले हिस्से हैं सिंगल स्टैंडर्ड, ये वाले, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेसिव एंड। और अगर ऐसे वाले मिलते जिसमें कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। These are named so because हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट, बोल रहे हैं स्टिकी इसलिए बोला क्योंकि बहुत तेजी से जाके जुड़ जाएगा, स्टिकीनेस बढ़ गई। मैं आपको 2 टुकड़े दे रहा हूं लकड़ी के जोड़ने के लिए, ऐसे जोड़ोगे ना तो बॉन्ड अच्छा होगा, या ऐसे जोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड होगा, ध्यान से देखना, खुद बताओ, केस ए की केस बी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया तो पकड़ अच्छी बन जाएगी। इनको खींचोगे जल्दी अलग हो जाएंगे, इनको खींचोगे कई जगह से जुड़े, यहां से भी जुड़े हैं, यहां से भी जुड़े हुए हैं, यहां से भी जुड़े हुए हैं, जल्दी अलग नहीं होंगे। और कहीं फेविकोल लगा लिया तो हाथी भी नहीं खींच पाएगा। आगे देखो क्या बोला गया, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसान हो जाएगी। द स्टिकीनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ लाइगेज, बोल रहा है लाइगेज के लिए काम आसान हो जाएगा, लाइगेज बहुत तेजी से अच्छे से काम कर पाएगा स्टिकी एंड पर कि ब्लंट एंड पर, स्टिकी एंड पर। आरई जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनाने के लिए यूज होता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स की सेम सोर्स। 2 डिफरेंट डीएनए जोड़ना चाहते हो कि सेम डीएनए जोड़ना चाहते हो, 2 डिफरेंट सोर्स से डीएनए आपने प्राप्त किया, एक वेक्टर की बात कर रहा है और एक वेक्टर की बात कर रहा है और एक राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ने से पहले उसका फिगर समझ लें। हम जो डीएनए लेते हैं, हम जो डीएनए लेते हैं उसको वेल पे लोड कर दिया जाता है। कहां लोड किया जाता है, वेल पे। और किस लेन में किया जाता है, लेन 1 में। ये देखो टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, लेन 1 यानी जो चीज आप अभी डाल रहे हो अनडाइजेस्टेड है, यानी आरई अभी इस पर काम नहीं किया है, ठीक है, वहां पर आपने लेन 1 में डाल दिया, अब वो यहां पे आरई साथ में छोड़ देते हैं। अब ये इसको डाइजेस्ट करके देखो टुकड़ों में कन्वर्ट करना चालू किया, अभी कितने टुकड़े बने, 4,
लेन 3 में जाते जाते और टुकड़े बन जाएंगे, लेन 4 में जितने टुकड़े पॉसिबल थे सब अलग हो जाएंगे। यानी कि आपको अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े चाहिए तो कहां से प्राप्त करेंगे? लेन 4 से। और अगर बड़े बड़े चाहिए तो कहां से? लेन 2 से। और मीडियम चाहिए तो लेन 3 से। कहां से टुकड़े प्राप्त नहीं कर सकते? लेन 1 से। लेन 1 में तो आपने डाला ही डाला है, ठीक है ना। अच्छा, किधर से लोड करेंगे? वेल से। और वेल को पता क्या बोलते हैं? वेल को बोलते हैं कैथोड, मतलब निगेटिव। और इस साइड है क्या? अपोजिट साइड पे एनोड है, पॉजिटिव। चूंकि डीएनए पे चार्ज निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि इसमें फास्फेट होता है। फास्फेट पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। फास्फेट पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। तो आप बताओ, यहां पर हमने जब लोड किया तो ये इसको धक्का मारेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल, और निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट। तो जितना छोटा टुकड़ा होगा कहां मिलेगा? एनोड से। जितना बड़ा होगा कहां से मिलेगा? क्योंकि जितना छोटा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो जो सबसे छोटा वाला है वो एनोड से निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला कैथोड से निकालेंगे। और यहां पर ये जो जेल भरा हुआ ग्रे कलर का, इसका नाम है एग्रोस जेल। कौन सा जेल? एग्रोस जेल, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, जो कि एक नेचुरल पॉलीसेक्राइड है। और ये सीवीड से निकालते हैं, यानी कि वो एल्गी से, रेड एल्गी से निकाला जाता है। अगर अगर याद है, इसी को अगर अगर भी बोलते हैं। और चूंकि शुगर है, शुगर के आगे क्या लगाते हैं? ओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है ना, गैलेक्टोज। नहीं, अब कितने गिना दें? तो देखो, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैसे करेंगे? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कटिंग ऑफ आरी रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कहते हैं जब आरी से काटोगे तो डीएनए के टुकड़े होंगे, लेकिन इन टुकड़ों को अलग भी तो करोगे भाई। अलग करने की टेक्निक का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए पर कैसा चार्ज? कारण बताओ भाई। इसलिए ये कहां से सेपरेट कर सकते हो आप? ये मूव करा के, कहां से मूव करा के सेपरेट करोगे? एनोड से। कह रहा पहले मूव करके आए, और आने के बाद हम एनोड पे बैठे हों और तुरंत उसे पकड़ लें। और किसकी अंडर में कराएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। जेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, तभी तो कैथोड और एनोड वर्ड आया। कैथोड किस साइड था? वेल साइड। और अपोजिट साइड पे क्या था? एनोड। डीएनए कहां से लोड करते हैं? कैथोड से। तो वो उसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? ये पॉजिटिव पे है कि निगेटिव पे? तो ये इसको खींचेगा कि धक्का मारेगा? खींचेगा। अच्छा बताओ, जितना छोटा पीस होगा उतनी तेजी से यहां पहुंच जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना पीछे रह जाएगा। अच्छा, ट्रक और कार में बड़ा कौन है? और कार कैसी है? छोटी है। दोनों हाईवे पे चल रहे हैं, पहले कौन पहुंच जाएगा कानपुर? कार पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और फिर ट्रक पीछे रह जाएगा। तो आप खुद बताओ, अगर आप उधर से पकड़ना चाहते हो वेल से, तो आपको बड़ा वाला गाड़ी मिलेगी। इनिशियल पॉइंट से पकड़ना चाहते हो, बड़ी वाली गाड़ी मिलेगी। और जो फाइनल पॉइंट से कानपुर यहां से पकड़ना चाहते हो, छोटी वाली गाड़ी मिलेगी, यानी कार। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो वही चीज यहां बताया उसने। और कह रहा है इसमें एक मीडियम का प्रयोग करेंगे। आजकल ये मीडियम क्या है? एग्रोस। अभी क्या बोला था? नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? पॉलीमर है कि मोनोमर? और कहां से निकालते हैं? कौन सा सीविड? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया दो पॉपुलर एल्गी है, और इसी जेल से हम लोग आइसक्रीम जेलीज बना रहे हैं आजकल। और इसी जेल की मदद से हम माइक्रोब्स को कल्चर भी करते हैं। माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए एग्रोस जेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कह रहा है डीएनए को सेपरेट करेंगे या रिजोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज की शेप। साइज और किस इफेक्ट की वजह से? सीविंग, छन्ने जैसा। ये जो जेल है छन्नी की तरह व्यवहार करेगा। जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी दूर भाग जाएगा वेल से, और जितना बड़ा होगा वेल के उतने करीब होगा। कह रहा है बताओ कि फिगर 9.3 जो अभी दिखाया था, गैस करो कि जेल का सैंपल कहां लोड करते हैं? डीएनए का सैंपल जेल में कहां लोड करते हैं? वेल साइड की एनोड साइड? हाँ, ये देखो यहां पे करते हैं। और कलेक्ट कहां से करते हैं? एनोड से। सेपरेटेड डीएनए अब आपको नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक रंगोगे नहीं। और रंगते हैं थीडियम ब्रोमाइड की मदद से, और ये नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता। कह रहा है डीएनए, प्योर डीएनए फ्रेगमेंट विजुलाइज नहीं होता, कैन नॉट लिखा हुआ है। विदाउट स्टेनिंग, बिना रंगे, और नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता। तो पहले रंगो। रंग का नाम इथिडियम ब्रोमाइड।
और कौन सी लाइट डालें, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पर ये आपको किस कलर का दिखाई पड़ेगा, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये इसकी रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। ये यूवी रेस डाल रहे हैं और देखो कैसा उभर के आ रहा है, ब्राइट ऑरेंज की डल ऑरेंज। और कौन सी नॉर्मल लाइट पड़ रही की यूवी रेस, और यूवी रेस कैसी होती, वायलेट, नाम ही अल्ट्रा वायलेट, बहुत ज्यादा बैगनी, परा बैगनी किरणें। तो बोला गया इथीडियम ब्रोमाइड से कलर करेंगे, फिर जेल वो कलर करने के बाद यूवी लाइट डालेंगे। फिगर मैंने आपको बता दिया था, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल। अभी भी जेल के अंदर है डीएनए, अलग तो हो चुके हैं पर अंदर ही है, उनसे निकालो, जेल से अलग करो। जेल से निकालने के लिए एक छोटा सा वो लेते कपड़ा, नायलॉन की सीट या नाइट्रोसेल्लोस सीट, उसके ऊपर रख देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन के ऊपर रख देते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इल्यूजन। इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी पढ़ा था, इसी को बोलते थे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। याद है, एक ही चीज है, इल्यूजन आ जाए तो समझ जाना बायोटेक की बात चल रही है, सदर्न ब्लॉटिंग आ जाए तो समझ जाना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात चल रही है। डॉक्टर एलेक्स जेफरे याद होंगे। और वीएनटीआर का साइज बता दो जल्दी से, 0.1 से 20 kb। और वीएनटीआर का पूरा नाम, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। डीएनए फ्रेगमेंट को प्यूरिफाई करेंगे। अब डीएनए फ्रेगमेंट को देखो इल्यूजन से अलग कर लिया। अब जब अलग कर लिया तो एक बात बताओ, अलग करने पर क्या हुआ, डीएनए भी आया होगा और भी मॉलिक्यूल आ गए होंगे। हमें तो केवल क्या चाहिए, प्योर डीएनए। अब प्यूरिफाई जब तक प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक आप आरडीएनए नहीं बना सकते, तब तक उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ नहीं जोड़ सकते। कह रहा है पहले प्योर करो, फिर क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ो, फिर क्लोनिंग वेक्टर प्लस प्योर डीएनए दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आरडीएनए। अब आई बात वेक्टर की। किसी भी अच्छे वेक्टर के पास कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहले तो वेक्टर कहते किसे हैं, वेक्टर कौन सा था, प्लाज्मिड। लेकिन एक और वेक्टर होता है बैक्टीरियोफेज, लेकिन सबसे कॉमन यूज कौन सा किया जाता है, प्लाज्मिड। ठीक है ना। कह रहा है ये जो वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जो जीन को क्लोन कराते हैं, जो जीन की 1000 लाख करोड़ कॉपी एक साथ बना सकते हैं, उसे बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जो कि ये दो मुख्य हैं, होते तो 8-10 हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हैं। आप अगर प्योर बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करो तो आपको तो कम से कम 100-150 ऐसे ही याद करने पड़ जाएंगे। फैगमिड, कॉस्मिड, ठीक है ना, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, फेज 5 बैक्टीरियोफेज, और भी बहुत सारे हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैज एबिलिटी विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट टू कंट्रोल द क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब बोल रहे हैं ये वेक्टर वो होते हैं जैसे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जो क्या करते हैं, कोई भी डीएनए इनको दे दो, ये उसको रेप्लिकेट कर देंगे, क्योंकि इनके पास खुद का क्या है, ओरी। कह रहा है बैक्टीरियोफेज बहुत ज्यादा पाया जाता है पर सेल। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है ना, एक सेल में कई सारे होते हैं, तो वो हाई कॉपी नंबर बनाता है कि लो कॉपी नंबर, कहां पे बनाता है, बैक्टीरियोफेज कहां अटैक करता है, बैक्टीरिया के अंदर है ना। अरे अभी तो पढ़ा था, इसी से बचाने के लिए ईश्वर ने उसे 2 एंजाइम दिए, ऊपर वाले ने उसे 2 एंजाइम दिए, एक मिथाइलेज एक आरी। तो किस पे अटैक कर रहा है, तो किसके अंदर हाई कॉपी नंबर बनाएगा, बैक्टीरिया में। कुछ अब प्लाज्मिड पे आ गया, बैक्टीरियोफेज की बात नहीं कर रहा, प्लाज्मिड की। कुछ प्लाज्मिड 1 या 2 पर सेल पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया सेल में कितने, 1, या फिर कभी कभार 15 से 100 तक कॉपीज होती हैं, और कभी कभार तो उनसे भी ज्यादा होती है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग बैक्टीरियोफेज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम कौन से का इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा अगर कोई डीएनए लिंक कर दो किसके डीएनए के साथ, या तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करेगा और नंबर उतने ही बनाएगा जितने अपने आपको डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं इनको लेके 120 किलोमीटर गया तो ये भी तो 120 किलोमीटर कवर किए। मतलब अगर जो भी आपकी गाड़ी में जा रहा है वो उतने ही किलोमीटर तो कवर कर रहा है जितनी आपने कवर की। आपके साथ जो व्यक्ति जा रहा है उसकी जर्नी भी तो उतने किलोमीटर हुई, बताइए। वो यानी अपने कॉपी नंबर के बराबर कॉपी नंबर बना देगा। वेक्टर आजकल इंजीनियरिंग से बदल दिए गए।
पहले नेचुरल वेक्टर यूज करते थे, ताजा ताजा निकाला बैक्टीरियोफेज से या उससे बैक्टीरिया से और यूज कर लिया। यानी पहले बड़ी दिक्कतें थी, हमने आजकल उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा दी, हमने उनको मॉडिफाई कर लिया। पहले पता है क्या था, अरे बाइक की बात कर लो, पहले स्कूटर ऐसे आता था, स्कूटर है ना, बजाज चेतक, किक मारते 10-20 किक मारी, झुकाना पड़ता था, पेट्रोल वापस चला जाता था। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सही है? सबके घर स्कूटर रही होगी, है ना? तो हमारे घर भी थी, तो स्टार्टिंग का काम मेरा ही था, हम झुकाते थे, उसका रिस्टार्ट करते थे, तब हम देते थे, ले जाओ भाई जिसको ले जाना, है ना? तो पहले किक आती, वो आती नहीं थी, सेल्फ वेल्थ तो अब आना चालू हुई जब से लिथियम बैटरी का आविष्कार हो गया, है ना? तो फिर सेल्फ आने लगी। अब तो क्या हो गया ना, गाड़ियों से किक गायब कर दिया। अब बताओ, देखो बजाज की गाड़ियां देख लो, किक गायब है, सब सेल्फ हो गया है। लेकिन उससे घाटा भी है, पता लगा कि बैटरी लो हो गई, जाओ है ना, अब धक्का मार के ले जाओ। तो फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और किक हटा लिया कंपनी ने तो फायदा है, क्योंकि अगर आपका बैटरी, पहले क्या होता है, बैटरी खराब है, अरे 2-3 साल चल रही है ऐसे ही, पहले बैटरी खराब हो जाती थी, लोग किक मार के काम चला लेते थे, ठीक है ना? अब क्या, अब लोग किक मारना ही भूल गए, तो इसलिए अब उन्होंने हटा दिया किक। तो अब क्या होता है, धक्का मारेंगे तो फिर लगवाएंगे तुरंत बैटरी। फिर लिखा हुआ है वेक्टर यूज्ड एज प्रेजेंट इंजीनियरिंग, यानी आजकल क्या कर लिया गया, इंजीनियरिंग। पहले क्या था, पहले जुगाड़ से दुनिया चलती थी, आजकल इंजीनियरिंग करके दुनिया चल रही है। एंड दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। इससे काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया? फॉरेन डीएनए को जोड़ना आसान हो गया। पहले हमें जोड़ने के लिए जगह नहीं मालूम थी, कहां जोड़ें। बताओ, अगर कोई देश किसी दूसरे देश से कभी युद्ध किया ही नहीं, तो उसे क्या पता कि युद्ध कैसे जीता जाता है? बोलो। लेकिन जिनका कभी युद्ध हुआ किसी कंट्री से, उनको पता है कि युद्ध कैसे जीता जाता है। सही है कि नहीं है? क्योंकि उनको पता है कहां पे इनका न्यूक्लियर प्लांट है, कहां पे इनका पेट्रोल रिफाइनरी, कहां पे उनका किसी का सैन्य अड्डा है, कहां पे उनके बेस है। देखो, ईरान ने स्ट्रेटजी से अब तक नाको चने चबवा दिए यूएस को, स्ट्रेटजी से ही तो, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज उन लोग ने इकट्ठा कर ली, क्योंकि ईरान के ऊपर शुरू से ही यूएस अत्याचार करता रहा है। अब उन्होंने कह दिया करो या मरो, तो सही कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, इससे क्या हो जाता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। ये देखो, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया एक वो है जिसका नाम है PBR322। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवार, R फॉर रोड्रिगेज। बोलीवार और रोड्रिगेज नाम के एक ग्रेट साइंटिस्ट ने बनाया था, और ये वो होती है जितने प्रयासों के बाद बनाया गया, ये उसका वो है। यानी 321 बार फेल हुआ, 322वें में ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है ना? और इसमें इन्होंने देखो, ओरी है ऑलरेडी, इसमें आरओपी साइट भी है। आरओपी क्या होता है? देखो, आरओपी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यानी प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का कोड है जो रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए चाहिए, तो ये आरओपी हो गया, ठीक है ना? अच्छा, ये देखो एम्पिसिलिन, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। पिंक वाले कौन है? कितने सिलेक्टेबल मार्कर इसमें यूज किए गए थे? 2। पहला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। कितने हैं? 2, एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो हम लोग ने, बताओ, ये सब क्या पहले थे नेचुरल वाले में? क्या नेचुरल वाले में थे? हम लोग ने डाले, और हमने कैचियो के नाम भी लिख के बता दिया। इस हिस्से को काटना है PST1, इस हिस्से को काटना है PVU1। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था कैसे याद करना है। पहला पेपर इकोलॉजी का है, पहला पेपर इकोलॉजी का है, यानी कि PST1 PVU1, ठीक है ना? इको R1 क्लास से याद रहेगा, पहला पेपर इकोलॉजी का से क्ला याद रहेगा, और ठीक है ना, है मतलब हिंद सेकंड, हिंद थर्ड, और उसके बाद बड़ा सरल पेपर सेकंड। बहुत सरल है पेपर सेकंड, बहुत सरल पेपर सेकंड। याद हो गया? पहला पेपर इकोलॉजी का है, पहला पेपर इकोलॉजी का है, बहुत सरल सेकंड पेपर, याद रहेगा। चलो, किसी भी
वेक्टर में कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? 3। पहली प्रॉपर्टी का नाम ओरी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है किसी भी डीएनए का, जब उसे जोड़ दोगे इस पॉइंट से तो वो तुरंत रेप्लिकेट होने लगेगा। कहां पे? होस्ट के अंदर। यही सीक्वेंस क्या कहलाता है? यही सीक्वेंस कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है डीएनए के। मतलब अगर आप ऐसा ओरी लो जो 1 सेकंड में 10 कॉपी बनाता है और एक ऐसा ओरी लो जो 1 सेकंड में 4 कॉपी बनाता है, कौन बेहतर है? 10। तो वही बोला है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है जोड़े हुए डीएनए के। कह रहा है 1 वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज, आप चाहते हो ज्यादा कॉपीज प्राप्त करना टारगेट डीएनए की, तो आपको ऐसा वेक्टर लेना चाहिए जिसका ओरी हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, यानी 10 वाला कि 4 वाला? 10 वाला। अब आगे अगला सिलेक्टेबल मार्कर। देखो सिलेक्टेबल मार्कर को ऐसे समझो, सिलेक्टेबल मार्कर को ऐसे समझो आप, वैसे तो आपको पता है लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं तो भूलोगे नहीं। और ये समझो 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और करीब 7 से 8 क्वेश्चन अगले चैप्टर से आते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन का अल्ले पल्ले टारगेट है इसका। मतलब मोर और लेस एवरेज बता रहा हूं, कभी 13 भी आ गए, कभी 16 भी आ गए, कभी 15 भी आ गए, कभी 14 भी आ गए। मान के चलो कि 13 से 15 के बीच ही हिसाब किताब रहेगा। देखो अगर आप चाहते हो यहां मनचाहा डीएनए डाल दें, कहां डाल दें? यहां पे डाल दें। मनचाहा डीएनए हमने कहां डाल दिया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे। या तो आप कहां डाल सकते हो? हम यहां पे डाल देते हैं। चलो हमने यहां डाल दिया, हमने इस कैंची का प्रयोग किया। कौन सी कैंची? नाम बोलो। ये टुकड़ा खाली, ये जगह खाली हो गई। अरे कैंची ने काट के इसको हटा दिया और यहां ये मैंने काला वाला डीएनए जोड़ दिया। मनचाहा डीएनए कैसे कलर से शो कर रहे हैं? काले कलर से। ये जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। अब बताओ आर डीएनए बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है ना, आर डीएनए बन गया। अब पता कैसे करेंगे कि ये आर डीएनए बना कि नहीं बना? हो सकता है ये कटा है पर हटा नहीं। हटा नहीं तो जगह खाली नहीं हुई, जगह खाली नहीं हुई तो ब्लैक वाला जुड़ेगा नहीं। बोलो, ये खड़े हुए फिर वहीं बैठ गए। अब आप उनकी गोद में बैठोगे क्या? बताओ। तो वही है, कटा तो पर हटा नहीं, तो ये कहां जाएगा? उसके पास स्पेस ही नहीं है। तो इसका मतलब आर डीएनए बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। हमें चेक करना है और हमें यह भी तय करना है कि वो होस्ट के अंदर गया कि नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे चेक करेंगे। आप इस पर कौन सा वो डालो? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन नहीं, देखो पहले उसमें डालते हैं, पहले उसको डालते हैं जिससे कंफर्म हो कि ये हम वर्क सही कर रहे हैं। पहले हमने कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा इस पे एंटीबायोटिक डाला? एक प्लेट लिया, ग्लास प्लेट, उसके ऊपर क्या रखा? एम्पिसिलिन वाला एंटीबायोटिक। कौन सा? एम्पिसिलिन। और मान लिया इस बैक्टीरिया के अंदर ये डाल दिया था। इस बैक्टीरिया के अंदर ये छोटा सा दिख रहा है, ये बड़ा जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा ये शो कर दिया। और ये क्या है? होस्ट यानी बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को इस पर रख दिया। अब बताओ इसके अंदर एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस अभी है कि नहीं है? है, तो ये इसको न्यूट्रल कर देगा और बच जाएगा। यानी एक मीडियम में कैसा है? जिंदा है। एम्पिसिलिन मीडियम में कैसा है? अलाइव है कि मर गया? अलाइव है। अच्छा, अब इसको दूसरी प्लेट पे रखो। अब इसको दूसरी प्लेट पे जब रखोगे, जिसमें क्या ले रखा है? टेट्रासाइक्लिन। तो आप बताओ, सेम यही चीज यहां पे भी डाला आपने, इसी तरह का बैक्टीरिया, और लेकिन अब की बार मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम क्या ले लिया है? टेट्रासाइक्लिन। तो क्या इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बचा? क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये जगह अगर भर गई होगी तो यहां हो गया होगा इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। किसी जीन के आने से पहले वाला जीन इनएक्टिव हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। बताओ, ब्लैक वाले की वजह से पिंक वाला इनएक्टिव हो गया, इस प्रक्रिया का नाम। अगर इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ है तो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा, क्योंकि ये पिंक वाला जीन तो इनएक्टिव हो गया ना। टेट्रासाइक्लिन वाला जीन कैसा हो गया? इनएक्टिव ड्यू टू इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। तो बताओ इस मीडियम में मरेगा कि नहीं मरेगा? तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डेथ हो गई, इसकी डाइड। तो आपको क्या समझ आया? समझ ये आया, एक मीडियम में जिंदा है, एक मीडियम में मर गया, तो ये हमें पुष्टि होती है ये कौन सा डीएनए है? आर डीएनए। अगर सुनो, अगर ये नहीं जुड़ा होता, ये यहां नहीं आ पाया होता, मान लो ये कट तो गया पर ये सही जगह ब्लैक वाला आके जुड़ नहीं पाया, अच्छा नहीं जुड़ा होता, तो इसमें कौन सा रेजिस्टेंस अभी भी मेंटेन रहता?
तो बताओ टेट्रासाइक्लिन में भी नहीं मरता। अगर दोनों में अलाइव है तो कौन सा? नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। बोलो, अगर दोनों में जिंदा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, किसी एक में मर गया तो रिकॉम्बिनेंट टाइप। समझ में आई बात? यही लिखा है आगे चल के। और इंसर्जनल इनएक्टिवेशन समझ गए ना? वही था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तीसरा गुण होता है क्या? क्लोनिंग साइट। तीसरा गुण होता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है? जहां पर एलएन डीएनए को जोड़ा जाता है, उस साइट को बोलते हैं क्लोनिंग साइट। ऐसी बहुत कम साइटें होती हैं। आप देखो अपने पीबीआर 322 में देख लो, 5-6 जगह कैचियां चल रही हैं, सब जगह कैची नहीं चल रही है। और कह रहा है प्रीफर की जाती है एक ही साइट ली जाए। आप एक ही जगह पे जोड़ सकते थे, या तो टेट्रासाइक्लिन पे या तो एम्पिसिलिन पे, ठीक है ना? वही कहलाती है रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट, ठीक है? कॉमनली यूज क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन। कह रहा है अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी तो वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये देखो सेवरल फ्रेगमेंट हो जाएंगे, और आपकी जो जीन क्लोनिंग है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाएगी। देखो मेरी बात समझो, क्या कहना चाहता है। अगर कहीं पे पीवीयू फर्स्ट ले लिया गया है तो अब ये रिपीट नहीं होगा। पूरे फिगर में कहीं देख लो रिपीट नहीं करेगा। अगर मान लो यहां भी पीवीयू फर्स्ट ले लिया जाता, इस पॉइंट को काटने के लिए, इस पॉइंट को काटने के लिए भी, तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता। अब कितने टुकड़े हो गए? 1-2 टुकड़े हो गए। अब आपका डीएनए कैसे जुड़ पाता? तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाती है मैकेनिज्म की सिंप्लीफाइड। तो कह रहा है इसीलिए एक ही प्लेन, एक ही साइट लेते हैं। देखो लिखा है सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन। प्रीफर करते हैं कितनी साइट? एक साइट। अगर एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे? अनेक टुकड़े हो जाएंगे। और अगर टुकड़े अनेक हो गए तो आप जो क्लोनिंग करना चाहते हो ना, ये बड़ी जटिल हो जाएगी, ठीक है ना? कॉम्प्लिकेट कर जाएगी। लाइगेशन ऑफ एलन डीएनए कैरिड बाय आरई प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बताओ दो में से कहीं एक ही तो जोड़ोगे। या तो टेट्रासाइक्लिन पे जोड़ सकते थे या तो एम्पिसिलिन में जोड़ सकते थे। कह रहा है यू कैन लाइगेट द फॉरेन डीएनए एट बाम H1। वही एग्जांपल लिया है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, जो मैंने बताया था, वही एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया था। बाम H1 पे जोड़ा था कि टेट्रासाइक्लिन पे जोड़ा था? सॉरी, एम्पिसिलिन पे जोड़ा था। टेट्रासाइक्लिन के बाम H1 पर, टेट्रासाइक्लिन के बाम H1 पर। देखो लिखा बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर पीबीआर 322। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो कह रहा है अगर रिकॉम्बिनेंट होता तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस गायब हो जाता है इसमें। किसकी वजह से? ड्यू टू इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इस प्रक्रिया का नाम है इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, आगे लिखा है इन्होंने। लेकिन अगर हम उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करना चाहते हैं तो हम उसको एम्पिसिलिन में रख के देख लेंगे। एम्पिसिलिन में रख के देख लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इधर देखो, गड़बड़ कर देते हो हमेशा। कह रहे हैं इसमें मैंने मीडियम ले लिया, कौन सा? एम्पिसिलिन। कौन सा मीडियम लिया? एम्पिसिलिन। एक में कौन सा लिया? टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्यों लिया? दो क्यों लिया? हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन किस में नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। अगर एम्पिसिलिन में जिंदा है तो बताओ ये क्या हुआ? अगर एम्पिसिलिन में जिंदा है तो वो कैसा हुआ? रिकॉम्बिनेंट हुआ, मतलब नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। ट्रांसफर हुआ ना, मतलब किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड आ गया तो ट्रांसफॉर्मेंट की नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर आया ही नहीं तो हम इससे 3 चीजें चेक करते हैं। पहली चीज, दो मार्कर क्यों लिए गए? दो मार्कर क्यों लिए? एक मार्कर ये बताएगा कि कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट। और दूसरा मार्कर ये बताएगा किसके अंदर आया है, किसके अंदर नहीं आया है। तो जिसके अंदर आया है वो ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसके अंदर नहीं आया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसलिए दो मार्कर लेते, वो यही कहना चाहता है। कह रहा है ना कि एक मार्कर आपको जानकारी दे रहा है कि इंसर्जनल इनएक्टिवेशन यानी रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, और दूसरा आपको क्या जानकारी दे रहा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, ठीक है ना? दो होते हैं। देखो अगर ट्रांसफॉर्मेंट टाइप है, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ये ट्रांसफॉर्मेंट टाइप है। अगर ट्रांसफॉर्मेंट टाइप है तो एम्पिसिलिन में ग्रो किया था कि नहीं? अब हमने इसको मीडियम को ट्रांसफर कर दिया टेट्रासाइक्लिन में। अब बताओ अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप था तो एक में जिंदा था, किस में जिंदा था? लेकिन एक में जिंदा नहीं था, बट नॉट इन द टेट्रासाइक्लिन। हो गया क्लियर? रिकॉम्बिनेंट एक में जिंदा रहता है, दूसरे मीडियम में मर जाता है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप है
तो बताओ दोनों ही मीडियम में जिंदा रह रहा है। बोलो, समझ आएगी नहीं बात? ठीक है, कह रहा है इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सेलेक्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट को, जबकि दूसरा जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो जा रहा है, जिससे हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ आई बात? कहता है ये जो अभी हम लोग कर रहे थे बहुत झामेबाज प्रक्रिया लग रही है। झामा समझते हो ना, मतलब दिमाग थका देने वाली प्रक्रिया, जिसको बोल सकते हैं, ट्रू इंग्लिश में बोल सकते हैं कंबरसम। कैसी प्रोसेस? कंबरसम। लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज झमेले वाली प्रक्रिया, ये कंबरसम प्रक्रिया, यानी बहुत जटिल और बोझिल, बहुत बोझ जैसा ब्रेन पे लाती है और बड़ा कंफ्यूज करती है। क्यों? क्योंकि हमको एक साथ दो प्लेटों पर रख रख के देखना पड़ रहा था, और वो भी दो डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, टेट्रासाइक्लिन में और एम्पिसिलिन में। हमें कहां कहां पे रख के देखना पड़ रहा था? एम्पिसिलिन में कि टेट्रासाइक्लिन में कि दोनों में? दोनों में रख रख के देखना पड़ रहा था। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर्स वर डेवलप्ड, एक दूसरे मार्कर की तलाश थी जो इस पर आधारित ना हो, जो आसानी से रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाए। किससे? नॉन रिकॉम्बिनेंट से। किसके आधार पे? कलर को देख के बता दें। हम बैक्टीरिया के कलर में परिवर्तन हो जाए और हम देख के बता दें। जैसे मान लो किसी को सांप का जहर दे दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी नीली पड़ गई, और किसी की बॉडी में सांप का इंजेक्शन नहीं डाला गया, तो उसकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। अब बताओ, देख के बॉडी नीली पड़ रही है, तुरंत समझ में आ जाता है या तो इसने कहीं से जहर खा लिया या तो सांप ने डस लिया है, क्योंकि जहर खाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सुना होगा, बॉडी नीली पड़ने लगती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 बढ़ने लगता है। तो वही है, कलर के आधार पे हम चाहते हैं इतना मरा नहीं मरा, दोनों में जिंदा है, दोनों में मरा, एक में मरा एक में जिंदा है, बड़ा कंफ्यूजन करती है। हम चाहते हैं नए मार्कर की तलाश हो, और ये इसके लिए हम कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो इधर देखो, नया मार्कर ऐसा था, यहां हमने एक जीन ले लिया, कौन सा? याद करो, जेड जीन, जेड वाला स्ट्रक्चरल जीन, याद करो। जेड क्या बनाता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये बनाता था, ये एंजाइम है, ये बनाता था। अब जो हमने सबस्ट्रेट लिया है ये वाला, इसको हम नॉर्मल सबस्ट्रेट बोल देते हैं, ये कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है। अगर ये एंजाइम बनेगा तब ये सबस्ट्रेट किस में बदल जाएगा और कलर देगा ब्लू। कौन सा कलर देगा? अब आप बताओ, जब तक जेड वाला जीन यहां पे है, जब तक जेड वाला स्ट्रक्चरल जीन यहां पे है, इसको लैग जेड जीन भी बोलते हैं, लैग जेड, याद है लैग जेड, तो तब तक क्या बनेगा? और सबस्ट्रेट का रंग प्रोडक्ट में बदल जाएगा। सबस्ट्रेट रंगहीन था, प्रोडक्ट बना ब्लू कलर का, तो हम समझ जाएंगे ये कॉलोनी कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब सुनो, अगर ये कॉलोनी कैसी होती, रिकॉम्बिनेंट, तो हमारा मनचाहा जीन यहां जोड़ देते हैं, हमारा मनचाहा जीन यहां जोड़ देते हैं। ये देखो, हमारा मनचाहा जीन यहां जुड़ गया। जब हमारा मनचाहा जीन यहां जुड़ गया तो इस जीन का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया, यानी जेड जीन अब काम के लायक नहीं रहा। तो क्या एंजाइम बनाएगा? तो क्या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा? तो क्या ब्लू कलर आएगा? अगर कोई कलर नहीं आए तो कलरलेस होगा, और कलरलेस चीजों को क्या बोलते हैं? व्हाइट। तो अगर कॉलोनी का कलर व्हाइट नजर आ रहा है तो कैसी? रिकॉम्बिनेंट। और अगर ब्लू आ रहा है तो, जल्दी से पढ़ रहा हूं ध्यान देना, रिकॉम्बिनेंट में इंसर्ट हो गया। अगर डीएनए कहां इंसर्ट हुआ? कोडिंग सीक्वेंस पर। कौन सा कोडिंग सीक्वेंस? ये बीटा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के स्थान पे। तब क्या होगा? तब इनएक्टिवेशन हो जाएगा किसका? जीन का। ये जो लैग जेड जीन था ना, उसका इनएक्टिवेशन हो गया, जो एंजाइम बना रहा था। और कह रहा है इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इनएक्टिवेशन। जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की हम बात करें, अगर वो ब्लू कॉलोनी दे रहा है तो समझ जाना कि क्या हो रहा है? इंसर्ट नहीं हुआ, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट। अगर ब्लू कलर आया था तो नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट। और कह रहा है मान लो अगर इंसर्ट हो गया इंसर्जनल इनएक्टिवेशन के कारण, किस स्थान पर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन पर, यानी लैग जेड जीन, लैग जेड जीन। तो कॉलोनी कोई कलर नहीं देगी, कोई कलर नहीं मतलब व्हाइट कलर देगी, और इसको क्या मानेंगे?
देखो अब हमें ना मारना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, हमें ये भी नहीं चेक करना पड़ रहा, एक बार में रिजल्ट आ गया। अगर कॉलोनी ब्लू आए तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट आए तो, इसी को ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ये मॉडर्न तरीका है। प्लांट का वेक्टर, प्लांट का वेक्टर की बात करते हैं। देखो कह रहा आप सुन के सरप्राइज्ड हो जाओगे कि ये चैप्टर में जो हम लोग ने जीन को ट्रांसफर करना सीखा है प्लांट और एनिमल में, वो इनसे सीखा है, इन लोगों से। मतलब हम लोगों ने बैक्टीरिया और वायरस से ट्रांसफरिंग ऑफ जीन सीखी है। सही बात है, शुरुआत में ही पढ़ा था और अभी भी देखा है। ठीक है, हमने बैक्टीरिया और वायरस, कौन से वायरस, बैक्टीरियोफेज, इन लोगों से सीखा है कि विच हैज नोन फॉर द एज। कह रहा हम इन्हें सदियों से परिचित हैं हम लोग, और ये कैसे जीन को ट्रांसफर करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, और उसको अंदर कैसे ले जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। और इस बात को हमने स्टडी किया। जब हमने स्टडी किया तो एक बैक्टीरिया था, नाम बताओ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन। ये क्या करता है, ये सेवरल डाइकॉट पौधों को, सभी डाइकॉट पर कि सेवरल डाइकॉट पौधों पर क्या करता है, अपना डीएनए डाल देता है, और इस डीएनए का नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ट्यूमर पैदा करने वाला डीएनए। ये नॉर्मल सेल में जब जाता है प्लांट की, तो उसको किस में बदल देता है, ट्यूमर में, और ट्यूमर को ऐसे ऐसे केमिकल बनाने के लिए प्रेरित करता है जिससे उसे रोग हो जाए, पौधे को रोग हो जाए। इसी तरह रेट्रोवायरस, ठीक है ना, रेट्रोवायरस एनिमल में कैंसर फैलाता है। ये देखो नॉर्मल सेल को कौन सी सेल में बदल दिया, कैंसरस सेल में। कह रहा है हम लोगों ने ये देख लिया कि ये कैसे डिलीवर कर रहा है, ये पैथोजन कैसे डिलीवर कर रहा है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए। ठीक उसी तरह हम लोग ने उस नॉलेज को इकट्ठा करके हम लोगों ने क्या किया, इसको पैथोजेनिक से कैसा बना दिया, नॉन पैथोजेनिक। कहीं लिखा होगा, हाँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन नाउ हैज बीन मॉडिफाइड फॉर क्लोनिंग वेक्टर। हम लोग ने इसे चेंज कर दिया, किसकी तरह यूज करने लगे, क्लोनिंग वेक्टर। अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट के लिए। कह रहा है लेकिन अभी भी हमारा मनचाहा जीन ले जाएगा वैरायटी ऑफ द प्लांट में, और एनिमल में कौन ले जाएगा, रेट्रोवायरस। हम लोग ने जो पैथोजन, मान लो ये रेट्रोवायरस का कैंसर कॉजिंग डीएनए है, हमने इतना टुकड़ा कैंसर वाला हटा दिया और मनचाहा टुकड़ा अपना जोड़ दिया। जैसे मान लो यहां से कोई दिल्ली गाड़ी जा रही थी, है ना, और मुझे कोई सामान भेजना था, तो मैंने कहा कि भाई कहां जा रहे हो, उसने बोला दिल्ली जा रहा हूं। तो मैंने कहा मेरा सामान भी लेते जाओ, लेते चला गया। उसका क्या गया, कुछ नहीं गया, काम तो हो गया ना, क्लियर है ना। तो अब वही चीज यहां बताई जा रही है, ये अपना काम कर ही रहा था, रोग फैला रहा था, हमने रोग वाला जीन काट के हटा दिया और अच्छा वाला जीन यहां पे जोड़ दिया और उसको अंदर होस्ट के डाल दिया। अब रोग तो नहीं फैलाएगा, हमारा अच्छा वाला जीन फैला देगा। बोलो क्लियर है। कह रहा इसी तरह रेट्रोवायरस को हम लोग ने डिसआर्म्ड का मतलब होता है हानि रहित, हार्मलेस बना दिया। और अब हमारा मनचाहा जीन ले जाता है, मनचाहा जीन ले जाता है कहां, एनिमल में। और कह रहा है एक बार जीन या डीएनए का टुकड़ा अंदर चला गया वेक्टर के साथ, तो फिर बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, जहां चाहो वहां मल्टीप्लाई करा सकते हो। और कह रहा है आपको इसके लिए होस्ट को कंपिटेंट बनाना पड़ेगा, यानी होस्ट भी तो ऐसा हो जो डीएनए ले। मैंने कहा दिल्ली वाले ट्रक, दिल्ली में जो ट्रक जा रहा था, मैंने कहा मेरा सामान भी लेते जाओ, वो कह देगा मेरा मन, हम नहीं ले जाएंगे। अब आप बताओ, नहीं ले गया तो हम क्या जबरदस्ती उससे बोलेंगे, नहीं ले जा रहा है। तो कह रहा है पहले उसको कन्विंस तो करो, होस्ट को इस लायक बनाओ कि होस्ट डीएनए लेने योग्य हो जाए। क्यों, क्योंकि कोई भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी सेल की मेम्ब्रेन का नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की। और डीएनए कैसा है, डीएनए है वाटर लविंग, एसिड है भैया, पानी में घुलनशील है। तो ये वाटर लविंग, ये वाटर हीटिंग। बिहेवियर अलग अलग है कि सेम है, अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो लिखा है डीएनए वाटर लविंग है, इसलिए नहीं जा सकता। किससे नहीं जा सकता, सेल मेम्ब्रेन से। कह रहा क्यों, क्योंकि नेचर अलग अलग है, एक पोलर है एक नॉन पोलर, डीएनए इज पोलर, लिपिड इज नॉन पोलर। इसलिए हमें बैक्टीरिया को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो ले सके, क्या ले सके, प्लाज्मिड। कहां पे, अपनी सेल के अंदर। और इसी बनाने की प्रक्रिया का नाम कंपिटेंट।
ठीक है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन। क्या करो इसके लिए, ये डीएनए ले, इसके लिए क्या करो, कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन छिड़क दो चारों तरफ। अब कैल्शियम आयन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के पोर के साइज को बढ़ा देता है, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन बढ़ा देता है। कैल्शियम का काम होता है परमेबिलिटी को बढ़ा देना, पोर साइज को बढ़ा देना। जब इसके पोर साइज बढ़ जाएंगे तो हो सकता है डीएनए आसानी से अंदर चला जाए। देखो क्या लिखा है, डाइवेलेंट कैटायन डाल देते हैं। डाइवेलेंट कैटायन का नाम ये देखो, दो चार्ज है कि नहीं है, डाइवेलेंट है कि मोनोवेलेंट, पॉजिटिव है कि निगेटिव, बोल दिया डाइवेलेंट कैटायन। एग्जांपल कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन इंक्रीज कर देता है डीएनए के एंट्री को। कैसे, क्योंकि वो पोर के साइज को बढ़ा देता है, जो पोर प्रेजेंट है सेल में उसको साइज को बढ़ा देता है। लिखा है आरडीएनए कैन देन बी फोर्स्ड सच बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद आरडीएनए ऑन आइस। कह रहा अब एक काम और करो, इतने से अंदर नहीं जाने वाला। अब आप एक काम करो, अब आइस पाइस खेल लो। बोला था आइस पाइस, ऐसे बोला था, आइस पाइस आइस, ठीक है ना। पहले आइस पे रखो, देखो क्या लिखा है, लिखा है हाँ, इंक्यूबेटिंग द सेल आरडीएनए ऑन आइस। फिर उसके बाद उसको हीट शॉक दो। पाइस का मतलब पायरो, पायरो मतलब पायरेटिक का मतलब तापमान ज्यादा हो, पायरेटिक का मतलब तापमान ज्यादा हो, आइस का मतलब तापमान कम हो। तो बताओ, अब उसके बाद हीट पे रखा, हीट के लिए पायरो वर्ड यूज करते हैं, पायरेटेड, पायरो, ठीक है ना। हीट शॉक कितने डिग्री का, 42 डिग्री का। सेल को जला के राख थोड़ा करना है, इसलिए 42 डिग्री का। और फिर दोबारा कहां रखो, आइस पाइस आइस। और उसके बाद अब डीएनए सॉरी बैक्टीरिया डीएनए ले लेगा। कौन सा डीएनए ले लेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारा काम हो गया, हम तो चाहते ही यही थे, ठीक है। बस एक आध पेज और बचा हुआ है। दिस इज नॉट ओनली द वे, कह रहा यही एक तरीका नहीं है जिससे आप इंट्रोड्यूस करो बाहर वाले डीएनए को, कहां पे, होस्ट में। कह रहा और भी मेथड है जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। ये इसमें आरडीएनए को छोटे से इंजेक्शन में डायरेक्ट लोड करो और न्यूक्लियस में डाल दो। किसके, एनिमल सेल के, एनिमल सेल का न्यूक्लियस है वही इंजेक्ट कर दो। तो ये एनिमल के लिए वैलिड है कि प्लांट के लिए। कह रहा है एक और मेथड है जो किसके लिए वैलिड है, और इसमें गोलियां लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल लेते हैं, माइक्रो पार्टिकल ले लेते हैं जो गोल्ड या टंगस्टन के बने होते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन इनर्ट होते हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, किसकी, आरडीएनए की, आरडीएनए की कोटिंग कर देते हैं। देखो, suitable for plant cells are bombarded with high velocity माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। पहले माइक्रो पार्टिकल ले लिया, उसके ऊपर कोटिंग कर दी आरडीएनए की, और उसके बाद उसकी बौछार करा दी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। अब की बार एनिमल नहीं, किसके अंदर, विद हाई वेलोसिटी की लो वेलोसिटी, तो अंदर जाके यहां पहुंच जाएगा। पहुंच गया, हमारा डीएनए पहुंचा दिया। इस मेथड को बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन। तो बताओ प्लांट के लिए कौन सा मेथड, बायोलिस्टिक या जीन गन। और कह रहा है लास्ट मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन, जो बता चुका हूं अभी, हानि रहित पैथोजन यानी रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कह रहा है नाउ वी कैन लर्न अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कह रहा है अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए टूल समझेंगे। यानी कल जो स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, पहले उस सेल की तलाश करो जिससे निकालना है। हिंट देके जा रहा हूं, जिस सेल से निकालना है, फंजाई से या प्लांट से या एनिमल से या बैक्टीरिया से, किसी से तो डीएनए निकालोगे। फिर निकालने के बाद उसको कट करोगे, कट करने के बाद आइसोलेट करोगे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। आइसोलेट करने के बाद आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रख लेनी है। पीसीआर कराओगे, और पीसीआर कराने के बाद अब आरडीएनए बनाओगे। आरडीएनए बनाने के बाद उसको होस्ट में डालोगे। होस्ट में डालने के बाद चेक करोगे कि रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यानी चेक करने के बाद आप उससे प्रोडक्ट बनाओगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद आप लास्ट में करोगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, उस प्रोडक्ट को ओके और टेस्टेड करोगे। ओके, टेस्टेड एंड सेल, रेडी फॉर सेल, यही हो गया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये कल के स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस। मतलब 2 ही टर्न पे देखो कवर कर दिया है, और ये बहुत ही वेटेज वाला है।